फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों को संस्कृत सब्जेक्ट के वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी और आप लोग भी कुछ सीख सकेंगे मेरे द्वारा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे वर्णों के उच्चारण स्थान को यहाँ पहले से लिख रखा है, बस आपको मैं यहाँ समझाना चाहती हूँ। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा उच्चारण स्थानों के जो सूत्र हैं। अकुह विसर्जन नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रसा नाम मूर्धा, ऋतु लशा नाम दंता, उपपद्मनिया नाम ओष्ठा। अर्थात मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे संस्कृत भाषा में माहेश्वर सूत्र हैं, तो जो माहेश्वर सूत्र हैं उनके उच्चारण स्थान क्या होते हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि जो हमारे पाणिनि हैं, संस्कृत भाषा के बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हैं, उन्होंने जो वर्णों के उच्चारण स्थानों को अपनी व्याकरण अष्टाध्यायी में जो जगह दिए हुए हैं, वो किस प्रकार से दिया गया है। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ यहाँ पे समझाना चाहती हूँ। मेरा उद्देश्य जो वीडियो बनाने के पीछे है वो मात्र एक यह है कि आप लोग भी जानते हैं कि संस्कृत भाषा में 9 स्वर होते हैं, जिसमें से मूल स्वर हमारे 5 हैं और 4 स्वर हमारे क्या हैं, संयुक्त हैं। ठीक है, तो 5 मूल स्वर और 4 संयुक्त स्वर मिला के हमारे 9 स्वर हो जाते हैं पाणिनि के अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा। अकुहा, आ मीन्स छोटा आ और बड़ा आ, यानी कि मूल स्वर तो हमारा छोटा आ है और छोटा आ के साथ में बड़ा आ भी आ जाता है। इसलिए आ का मतलब यहाँ ये होता है कि आ, छोटा आ और बड़ा आ दोनों। ठीक है, तो मूल स्वर ही हम यहाँ पे लिखते हैं, लेकिन मतलब इसका छोटा और बड़ा आ भी है। अगर आपके एग्ज़ाम में आए तो हम कि बड़ा आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो हम कंठा ही लिखेंगे, यानी कि कंठे ही लिखेंगे, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो। ठीक है, फिर यहाँ पे कु लिखा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कु लिखा है। कु का मतलब का वर्ग होता है संस्कृत में। ठीक है, और प्लस यहाँ पे हा लिखा है, तो यानी कि का वर्ग के साथ में हा भी आएगा। विसर्जनीय नाम, यानी कि जो हमारे विसर्ग हैं, आप लोग भी जानते हैं कि हमारा जो विसर्ग होता है तो वो आह, यानी कि जो आह हम ऐसे करके लिखते हैं, तो उसकी मात्रा को या संपूर्ण आह को हम विसर्जनीय बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ छोटा आ मैंने लिख लिया, कावर का खा गा घा अंगा लिख लिया, और यहाँ पे हा था तो मैंने हा लिख दिया, और विसर्जनीय नाम कंठ है, यानी कि विसर्ग का भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा चलो हम ये तो आपको समझा दिए सूत्र के माध्यम से। इसी प्रकार से यहाँ भी होगा ई, यानी कि छोटी बड़ी, ची चू मतलब चावर्ग, या और शकार हमारा जो होता है वो नाम। तो नाम तो हमारा नाम मतलब कि किस नाम से उच्चारण होगा, तो तालु। ठीक है, तो यहाँ नाम तो लगभग यहाँ भी लगा हुआ, नाम का मतलब वही होगा कि उच्चारण स्थान क्या है, इचु यशा नाम तालु। अब हमारा मूल वर्ण, अब देखो मैंने इस तरह से लिख रखा, अगर आप भी इस तरह से लिख के रखोगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। फ्रेंड्स देखो, हमारे मूल स्वर हैं छोटा, छोटी, रिरी, लिरी और छोटा ऊ। ये हमारे देखिए, हम अगर ऐसे बनाते हैं तो ये हमारा मूल स्वर 1 2 3 4 5 हमारे मूल स्वर हो जाते हैं। और इसी तरह से हमारे देखिए का वर्ग, ये ऐसे करके का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया। ऐसे करके हम देखते हैं तो सारे वर्ग हमारे ऐसे ऐसे करके आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए पा वर्ग है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है उपु पद्मानिया नाम ओष्ठा। संस्कृत में क्या होता है, उ मतलब तो छोटा ऊ हो गया। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो खाली छोटा ऊ, यहाँ पे छोटा है, छोटी है, लेकिन बड़ी, बड़ा, बड़ा ऊ,
ए आए ओ आओ कुछ है ही नहीं है। तो देखिए क्या है कि ए आए ओ आओ तो हम लोग नीचे पढ़ेंगे, बट यहाँ छोटा का मतलब ये हुआ कि छोटा के साथ बड़ा भी आ गया, छोटी के साथ बड़ी भी आ गई, छोटाऊ के साथ बड़ाऊ भी आ गया। यहाँ पे छोटी ऋर है। आप लोग भी जानते हैं कि संस्कृत में हमारे दो ऋर होते हैं, एक ऋर ये हो गया और दूसरा हमारा ऋर इस तरह से भी हम लिखते हैं, जो कि बड़ी ऋरी बोली जाती है। इसको ऋर बोलते हैं, इसको ऋरी बोली जाती है, इसको ऋरी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ ऊपू मतलब ऊपू, ऊ मतलब तो छोटाऊ बड़ाऊ दोनों हो गए। ठीक है। पू मतलब पावर्ग हो गया हमारा। पद्मानिया, अब देखिए यहाँ पे पद्मानिया लिखा हुआ है। संस्कृत के व्याकरण में पद्मानिया का मतलब ये होता है, जो ये इस प्रकार का निशान होता है, इसको पद्मानिया बोलते हैं फ्रेंड्स। यह निशान अगर पा और फा, पा हो या फा हो, उसके आगे अगर ये लगा होता है तो ये उपपद्मानिया कहा जाता है। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है कि अगर पा हो, चाहे पा वर्ण आ जाए चाहे फा वर्ण आ जाए, उसके आगे अगर ये निशान लगा है तो पद्मानिया कहलाता है। और यही निशान अगर का, जैसे यहाँ पे का है उसके आगे लग जाए, या फिर खा है उसके आगे लग जाए, तो ये पद्मानिया नहीं कहलाएगा, तब ये जिह्वा मूल कहलाएगा। फ्रेंड्स आप ये चीज़ समझ लीजिए कि अगर का और खा के अगर ये लिख के आता है तो ये कहलाता है जिह्वा मूल, और यही अगर पा और फा के आगे लग कर आता है तो ये कहलाता है पद्मानिया। चलिए आज आगे भी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि नासिका च यमंगणम नासिका च, यहाँ पे दो तरह से सूत्र लिख रखा है मैंने। नासिका च मतलब नासिका और मतलब नासिका और मुंह से भी, नाक और मुख से उच्चारण होने वाले हमारे जो वर्ण हैं वो पंचमाक्षर हैं। आप लोग भी जानते हैं इस चीज़ को। अच्छा अब यहाँ पे नीचे देखें, ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो, ए मतलब ए हो गया, दै दा पे देखिए ऐ की मात्रा है, यानी कि ए और ऐ, ये और ऐ दोनों आ जाएंगे। ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पे मात्रा की तरफ ध्यान देंगे, ए और ऐ, तो यहाँ ए ऐ दोनों आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा कंठ तालु, यहाँ पे कंठ है और तालु भी है, तो मतलब ये है कि जब हम, ये हमारे संयुक्त वर्ण हैं यानी कि संयुक्त स्वर हैं, तो हम ए को जब भी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, छोटा आ प्लस छोटी ई मिलके ए बन जाता है। इसी तरह से आ ई ए, आ ए ऐ हो जाएगा। अब छोटा आ प्लस ए इक्वल टू ऐ हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये संयुक्त वर्ण हो गया। अब देखिए छोटा आ का उच्चारण स्थान हमने पहले भी बताया है कि छोटा आ का उच्चारण स्थान हमारा क्या है, कंठ है। तो ये तो हमारा कंठ हो गया। अब छोटी ई हो या बड़ी ई हो, ठीक है, आ ई ए, सॉरी यहाँ पे छोटी ई होगा, तो यहाँ पे छोटी ई का उच्चारण स्थान कहाँ है, तालु है। तो इसलिए छोटा आ छोटी ई मिलके ए बनते हैं, तो कंठ और तालु, यानी कि ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होगा। फ्रेंड्स आई होप कि जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ए एक संयुक्त स्वर है जिसका निर्माण छोटा आ प्लस छोटी ई बराबर ए। ठीक है। इसी प्रकार छोटा आ प्लस ए बराबर ऐ। ठीक है। और छोटा आ का उच्चारण स्थान कंठ है, छोटी ई का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए छोटा आ और छोटी ई, छोटा आ और छोटी ई मिलके क्या बनाते हैं, कंठ और तालु का उच्चारण स्थान बनाते हैं। इसलिए ये संयुक्त वर्ण होने के नाते इसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। इसी तरह से ओ दै तो कंठोष्ठ, ओ तो हमारा ओ हो गया, दै ओ दौ तो यहाँ पे औ है, औ का मतलब औ की मात्रा हो गया इसमें, ओ दौ तो। अब यहाँ भी ये संयुक्त वर्ण है। ठीक है। यहाँ भी ये संयुक्त वर्ण है, इसलिए अब देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ओ और औ
ये संयुक्त वर्ण है। इनका हम निर्माण कैसे करते हैं? छोटा आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ, यानी कि दो स्वरों से मिलकर ये बना हुआ है, यानी कि दो मूल स्वरों से मिलकर हमारा ओ बना हुआ है। इसी प्रकार से छोटा आ प्लस ओ मिलके क्या बन जाएंगे? औ बन जाएंगे। ठीक है। अब देखो छोटा आ का उच्चारण स्थान मैंने पहले भी बताया था कि कंठ है। छोटा ऊ का उच्चारण स्थान अब हम देख लेते हैं। छोटा ऊ का उच्चारण स्थान यहाँ पे देखिए ओष्ठ है। ठीक, तो छोटा आ का उच्चारण स्थान कंठ, छोटा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, इसलिए ओ दे तो कंठोष्ठ। ओके फ्रेंड्स, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य क्या है? हमारा दंत और ओष्ठ दोनों है। ठीक है। ये अर्ध स्वर भी माना जाता है, इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम। अब यहाँ मैंने ऊपर भी जिक्र कर दिया था कि जब का हो या खा हो उसके आगे अगर यह निशान आ जाता है या चिन्ह आ जाता है तो यह जीवा मूल कहलाता है, और यही अगर पा और फा के आगे आ जाता है तो यह उपपदमानिया कहलाता है। नासिका अनुस्वारस्य, यानी कि मात्र नाक से उच्चारण करने वाला, तो जहाँ पे अंग की बिंदी लगी होती है या चंद्र बिंदु होता है वहाँ पे मात्र नाक से हम बोलते हैं, वहाँ नासिका अनुस्वार से, यानी कि अनुस्वार कहलाता है। मात्र और नाक और जो मुख से बोले जाते हैं वो पंचमाक्षर होते हैं, लेकिन जो अनुस्वार होता है वो हमारा सिर्फ नाक से बोला जाता है। सकार वर्ण किसे कहते हैं? सकार वर्ण हमारे ये जो तीनों सा होते हैं ये हमारे सकार वर्ण कहलाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। ओके बाय।